ओके जी, तो अब हम आ जाते हैं इसके लास्ट पार्ट पे, डायबिटिक रेटिनोपैथी की इन्वेस्टिगेशंस एंड ट्रीटमेंट पे, ठीक है ना। सबसे पहले इसकी हम डायग्नोसिस की बात कर लेते हैं कि हम डायग्नोसिस इसका कैसे बनाएंगे। अच्छा, डायग्नोसिस के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, जैसे फंडस की एग्जामिनेशन हम करते हैं, ठीक है। फंडस की एग्जामिनेशन के लिए आप क्या करेंगे, आपने डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी हो सकती है आपकी, ठीक है। उसके अलावा इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी हो सकती है, और उसके अलावा आप जो है ना वो स्लिट लैम्प बायो माइक्रोस्कोपी करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम आते हैं जी दूसरे नंबर पे हम करवाएंगे FFA, ठीक है, फंडस फ्लोरेसेंस एंजियोग्राफी, ठीक है। ये मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाया भी था कि आपको एक हाइपर फ्लोरेसेंसी जो है ना वो नज़र आ जाती है जब हम ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ये हमें जो है वो लीकेज एरियाज़ का बताती है, या जो कोई इस्कीमिक एरियाज़ है जहाँ पे परफ्यूजन नहीं हो रही उनका, या फिर कोई न्यू वेस्कुलराइजेशन जहाँ पे स्टार्ट हो गई है उनका बताती है, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे हम आ जाते हैं OCT पे, ठीक है। OCT को हम कहते हैं ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, ठीक है। जैसे हमें पता है कि CT स्कैन तो बहुत कॉमन सी टर्म है जो हम यूज़ करते हैं बॉडी में कार्बन वगैरह का करवा लेते हैं, उसी तरह ये ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी है, आई का जो है ना ये CT स्कैन होता है। तो इसमें हम जो है वो स्ट्रक्चरल चेंजेस दे सकते हैं रेटिना में जो कि डायबिटिक रेटिनोपैथी की वजह से आए होंगे, ठीक है। देन हम आते हैं इसकी इन्वेस्टिगेशंस पे, ठीक है। अगर इन्वेस्टिगेशंस की बात करें तो आपने ज़ाहिर है इसमें सिस्टमिक इन्वेस्टिगेशंस आ जाएंगी, नॉर्मली डायबिटीज़ में करवाई जाती हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपका वही जो है वो ब्लड शुगर लेवल्स जो है ना वो चेक हो जाएंगे, ठीक है, फास्टिंग भी और रैंडम भी। उसके अलावा आपने जो है वो यूरिन एनालिसिस करवाना होगा, ठीक है। इसमें अक्सर क्वेश्चन में जस्टिफिकेशन भी पूछ लेते हैं, तो आपकी जस्टिफिकेशन में साथ साथ बताती जाती हूँ। ब्लड शुगर लेवल्स डेफिनेटली आपको डायग्नोसिस बनाने में हेल्प करेंगे कि ऑब्वियसली वो डायबिटिक है तो उसके ब्लड शुगर लेवल्स नॉर्मल से रेज्ड होंगे। यूरिन एनालिसिस, यूरिन में आपके पास शुगर आ जाती है, ठीक है, तो ये उसके लिए होगा। तीसरे नंबर पर हम जो है वो उसका HbA1c करवाएंगे, ठीक है। अब इसमें ज़रा आपने ध्यान रखना, अक्सर लोग समझते हैं HbA1c एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है। HbA1c डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है, ठीक है। इससे आपकी डायग्नोसिस नहीं बनती, बल्कि इससे आपके कंट्रोल का पता चलता है कि डायबिटीज़ का कंट्रोल कैसा हो रहा है, हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम चौथे नंबर पे आ जाते हैं। हमारे पास जो है ना यहाँ पे रीनल फंक्शन टेस्ट चेक होंगे, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि डायबिटीज़ लिवर को इफेक्ट करती है, रीनल फंक्शंस को इफेक्ट करती है, तो हम वो करवाएंगे। और उसके बाद लिपिड प्रोफाइल हो जाएगी, क्योंकि लिपिड प्रोफाइल भी डीरेंज होती है डायबिटीज़ में, ठीक है। ये करवा लिया आपने। उसके बाद हम आएंगे इसके ट्रीटमेंट पे, ठीक है। ट्रीटमेंट पे अब बच्चे क्या करते हैं, आधा लिख के आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनके मार्क्स कट जाते हैं। ट्रीटमेंट में आपने कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं, वो सारे लिखने हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट के अंदर एक तो आपके पास सबसे पहली जो है ना वो है जनरल ट्रीटमेंट, ठीक है, जनरल ट्रीटमेंट। दूसरे नंबर पे आपके पास है मेडिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। और तीसरे नंबर पे आपके पास जो है ना वो है लेज़र ट्रीटमेंट। अब इसमें से कोई भी पॉइंट आपने मिस नहीं करना। जनरल ट्रीटमेंट में बेसिकली क्या होता है, हमारे पास पेशेंट को आपने एजुकेट करना होता है, ठीक है। पेशेंट को क्या एजुकेट करना होता है, आपने सबसे पहले उसको बताना है कि उसकी जो है ना वो डिज़ीज़ है क्या, ठीक है, डिज़ीज़ उसकी है क्या, हुई क्यों है, शुगर की वजह से हुई है, ठीक है। और अब जो है इस डिज़ीज़ का क्या आपको जो है ना मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, किस तरह से आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी, वो सारा कोर्स आपने उसको एक्सप्लेन कर देना, काउंसलिंग अच्छी तरह से करके। दूसरे नंबर पर आपने क्या करना है, पेशेंट को बताना है कि रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करे, जिन चीज़ों की वजह से उसको ये प्रॉब्लम हो रही है बेसिकली तो उनको कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट है ना, वरना आप जो मर्जी करते रहें वो उतना इफेक्टिव कभी हो ही नहीं सकता। तो जो उसको अगर हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, ठीक है, ओबेसिटी है, हाइपरलिपिडीमिया है, नेफ्रोपैथी है, जो भी मेन रूट कॉजेज़ हैं उनको कंट्रोल करने का बताना है, ठीक है। देन हम आते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट पे। अब मेडिकल ट्रीटमेंट में हमारे पास जो है ना वो दो तरह की ड्रग्स जो है ना बेसिकली यूज़ हो रही होती हैं। एक तो होती हैं एंटी-VEGF, ठीक है। एंटी-VEGF क्या होती हैं, एंटी वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर ड्रग्स, ठीक है। अब ये क्या करती हैं, ये बेसिकली जो है ना एक तो जो मैकुलर एडिमा है ना उसको कम करवाती हैं, ठीक है। कैसे कम करवाती हैं, जब परमेबिलिटी कम होगी ना तो डेफिनेटली हमारे पास जो है ना वो एडिमा भी कम हो जाएगा, ठीक है। एक ये चीज़ होगी। दूसरे नंबर पे ये क्या करवाती हैं, दूसरे नंबर पे ना ये नियोवैस्कुलराइजेशन को कम करवाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नियोवैस्कुलराइजेशन आपको पता है कि प्रोलिफरेशन की वजह से होती है और उसकी वजह से डिजीज़ प्रोग्रेस करती है। तो अगर ये दोनों चीज़ें रिड्यूस होती हैं तो डेफिनेटली आपकी डिजीज़ के ऊपर जो है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हो गई। अब आपके पास जो है इसके अंदर उसके अलावा आते हैं इंट्राविट्रल स्टेरॉइड्स, ठीक है, इंट्राविट्रल स्टेरॉइड्स, ठीक है। इसमें हमारे पास ट्राइएमकिनोलोन एसीटोनाइट वगैरह आ जाता है 2 to 4 mg, आप बेशक डोज याद करना चाहें तो कर सकते हैं। देन हम बात करते हैं लेज़र ट्रीटमेंट की। अब लेज़र ट्रीटमेंट जो है ना इसमें हमारे पास बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हमने जो इस्कीमिक एरियाज हो चुके होते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल इस्कीमिया यहाँ पे हो गया, हमने उनको कर देना है बर्न, ठीक है।
बर्न कर देना है ताकि वहाँ पे वेजोफॉर्मेटिव सब्सटेंसेस जो है ना, जो कि मज़ीद डैमेज कॉज करवा रही हैं और न्यू वेसल्स को बना रही हैं, न्यू वेस्कुलराइजेशन करवा रही हैं, वो ना हो सके, ठीक है। ये बर्न करने की वजह से हो गया। और उसके बाद हमारे पास जो ऑलरेडी लीकेज एरियाज है जिनमें से लीकेज हो रही है उनको भी हमने बर्न कर देना है, ठीक है। ये हमारे पास मेन ऑब्जेक्टिव हो गया। इसमें लेज़र में हमारे पास क्या आ जाता है, 3 चीज़ें आ जाती हैं। एक हमारे पास सबसे पहले आता है फोकल, ठीक है। फोकल ट्रीटमेंट आप कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ पे फोकल मैक्यूलोपैथी होती है। उसके बाद हम यहाँ पे दूसरे नंबर पे यूज़ करते हैं गेट पैटर्न, ठीक है, गेट पैटर्न। अब गेट पैटर्न क्या होता है असल में, जैसे कि आपने रेटिना है ना, तो उसको गेट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है, और वहाँ पे उस जगह पे जो है ना वो बर्न कर दिया जाता है लेज़र के थ्रू उन गेट्स में, ठीक है। तो ये गेट पैटर्न हो गया। और तीसरे नंबर पर हमारे पास जो है ना वो होती है ये पेज की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो अब इसको एक जगह शुरू कर लिया था तो इसलिए इसी पे कंटिन्यू करना पड़ा। पैन रेटिनल फोटोकोएगुलेशन, ठीक है। ये आपके पास जो है वो बेसिकली मेनली जो है ना वो प्रोलिफरेटिव जो फेज़ है उसमें यूज़ होती है, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, चौथे नंबर पे हमारे पास आती है एट द एंड स्टेज सर्जरी, ठीक है। सर्जरी आपको करनी पड़ती है। अब सर्जरी में आप क्या करते हैं, ठीक है, आपने क्या करनी होती है, पार्स प्लाना विटेरेक्टमी, ठीक है, पार्स प्लाना विटेरेक्टमी। इसका मतलब क्या है कि जो पार्स प्लाना है ना वहाँ से एंटर होकर आपने विट्रस को रिमूव कर देना होता है, ठीक है। ये ऑब्वियसली एंड वाला ऑप्शन होता है आपके पास। पहले आप सारे रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, मेडिकल और लेज़र ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद जो है आप सर्जरी की तरफ जाते हैं, ठीक है। ये इंडिकेटेड कब कब होता है, ऑब्वियसली ये उन्हीं केसेस में इंडिकेटेड होगा जब कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो चुकी होंगी, जैसे कि रेटिनल डिटैचमेंट हो गई, या फिर जो आपके पास जो है ना परसिस्टेंट विट्रियल हेमरेज हो गया, या फिर जो है ना वो ट्रैक्शनल मैक्यूलर एडिमा आ जाता है, या फिर रेट्रो हाइलाइट हेमरेज है। इन सब कंडीशंस में ये इंडिकेटेड होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो डायबिटिक रेटिनोपैथी कंप्लीट हो गई है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।